चेन्नई रेलवे स्टेशन पर धमाके, दोहरे धमाके से दहला रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर हुआ धमाका। बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में ब्लास्ट। धमाके में 1 की मौत, 14 जख्मी। धमाके के पीछे आतंकी साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। एक युवती की मौत हो गई, कई जख्मी हो गए। धमाकों के पीछे आतंकी साजिश का शक जताया गया है। चेन्नई का रेलवे स्टेशन उस वक्त धमाके से दहल गया जब सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर खड़ी बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस की बोगी नंबर S4 और S5 में धमाके हुए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, धमाके से बोगी के परखच्चे उड़ गए। रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में स्वाति नाम की युवती की मौत हो गई, जबकि 14 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु सरकार ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई है। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि केंद्र तमिलनाडु सरकार के संपर्क में है। तो हम जल्दी से सामान्य बनाएं और उपचार जो है घायलों को ठीक से दे सकें। हमारे दिल्ली से डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वो भी स्पॉट के लिए रवाना हो गए हैं। सदर्न रेलवे के सिक्योरिटी के और मेडिकल के और ऑपरेशन के सारी इम्पोर्टेंट अधिकारी वहां इस वक्त चेन्नई स्टेशन पर हैं और स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे ने मृतक के घर वालों को 1 लाख और गंभीर तौर से जख्मी लोगों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और जो फैमिलीज अपना यानी जिस फैमिली में मृत्यु हुआ है उनके लिए भी हम खेद व्यक्त करते हैं और जो भी इंजर्ड लोग हैं उनको भी हॉस्पिटल में भेजा गया है, उनका भी देखभाल हो रहा है। और ये इसकी वजह क्या है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन हमारे रेलवे पुलिस और लोकल पुलिस के सहारे से कर रहे हैं। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर हुए 2 धमाके आतंकी घटना हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों ने इसे आतंकी साजिश करार दिया है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में हुए ब्लास्ट की जांच के लिए एनआईए और एनएसजी की टीम रवाना हो गई है। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट के बाद एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स के साथ साथ कालापक्कम एटॉमिक पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 39 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव की ईवीएम मशीन्स की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम को भी अलर्ट कर दिया गया है। सेंट्रल में बाकी रेल यातायात नॉर्मल है और जो सबर्बन यातायात है जो दूसरी तरफ है उसमें कोई असर नहीं पड़ा है। सर और अभी क्या और डिटेल अवेटिंग है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्यादा लोग इसमें हताहत होने की खबर बताई जा रही है। जितने लोग और या हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक और मेडिकल टीम्स, आरपीएफ की टीम्स, डॉग स्पॉट सब साइट पे पहुंच चुके हैं और जांच हो चुकी है। अब हमारा ये ध्येय रहेगा कि इन 2 डब्बों को काट के दूसरे डब्बे लगा के इस गाड़ी को चलाएं। अभी तक हमको ये बताया गया है कि माइनर ब्लास्ट है और किस सामान से इस्तेमाल किया गया इसमें थोड़ा समय लगेगा बताने में, लेकिन पुलिस की टीमें इस पे जांच कर रही है। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर हुए दोहरे धमाके अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। देश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में इस ब्लास्ट के पीछे आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चेन्नई में हुए धमाकों पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जो खबर आई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को जल्द से जल्द पूरी मालूमात इकट्ठी करनी चाहिए, सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके का वाकया ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन चल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किन लोगों ने किया उनका पता देश को चलना चाहिए।
सबसे पहले तो अपने और अपनी पार्टी की तरफ से, और मैं समझता हूं सारे देश की तरफ से, अपना बहुत दुख और दर्द का इजहार करना जरूरी है। जिनकी जान गई है इस टेररिज्म में, और जो वुंडेड हैं, जो जख्मी हो गए हैं, अभी ये संख्या कितनी है तो शायद नहीं किसी को पता है। टेररिस्ट से कभी किसी वक्त किसी तरह कहीं भी समझौता नहीं हो सकता है, और जो इस बात को नहीं समझते हैं वो मैं समझता हूं देश की जो दिल की बात है वो नहीं समझ रहे हैं। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं से शांति और स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस तरह की छोटी मोटी घटना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता, जब नक्सल जो प्रभावित जो क्षेत्र है वहां जब इस सब का कुछ असर नहीं पड़ा, वहां लोगों ने आगे बढ़कर वोट में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो फिर ये छोटी मोटी घटना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस धमाके में आईईडी के इस्तेमाल की बात निकलकर सामने आ रही है। आखिर आईईडी क्या है और ये कैसे काम करता है, देखिए। आईईडी विस्फोटकों के इस्तेमाल का सबसे आधुनिक तरीका है, जिसे डेटोनेटर की मदद से बेहद खतरनाक बनाया जाता है। खासकर आसानी से मिल जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल ने धमाकों की तस्वीरों को और भी खौफनाक बना दिया है। आईईडी बमों में एक प्लेट पर बारूद या अमोनियम नाइट्रेट और मिट्टी के तेल के खतरनाक मिश्रण के साथ छर्रे, बॉल बेयरिंग और कीलें रखी जाती हैं, और इनके बीच में डेटोनेटर में आरडीएक्स, डायनामाइट या फिर किसी दूसरे बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बैटरी का एक तार डेटोनेटर से तो दूसरा घड़ी से जुड़ा रहता है। टाइम सेटिंग के मुताबिक हमले का वक्त होते ही घड़ी सर्किट को पूरा कर देती है, जिसमें स्पार्क होते ही बम विस्फोट हो जाता है। आईईडी में इस्तेमाल होने वाली धातु की प्लेट नाव के आकार में होती है, जो इन बमों को ज्यादा खतरनाक बना देती है। दरअसल धातु प्लेट छर्रों को पूरे जोर से खास दिशा में फेंकती है, जिसके चलते ये बम आम बमों से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ये एक चीज है जो कि वही कर सकता है जिसको कि एक्सप्लोजिव की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी हो। हर हमले के साथ आतंकी बम की तकनीक को पहले से कहीं ज्यादा आसान और खतरनाक बनाने में कामयाब रहे हैं, और आईईडी भी उनके इसी खतरनाक इरादों की तस्वीर है, जो देश में होने वाले लगभग हर धमाके में सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन पर एसआईटी गठन का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में एसआईटी गठित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एमबी शाह को एसआईटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि जस्टिस अरिजीत प्रसाद एसआईटी के उपाध्यक्ष होंगे। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन पर एसआईटी गठन का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में एसआईटी गठित करने को कहा है। कोर्ट ने जस्टिस एमबी शाह को एसआईटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि एसआईटी के उपाध्यक्ष होंगे जस्टिस अरिजीत प्रसाद। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में काला धन वापस लाने का मुद्दा जोर शोर से उठा था। तब यूपीए 1 की सरकार ने देश की जनता से वादा किया था कि न सिर्फ वो काला धन लाएगी, बल्कि काला धन विदेशों में रखने वालों को सजा भी दिलवाएगी। इसके बाद काले धन पर एक श्वेत पत्र भी आया था, और वो जो जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया था, जिस तरीके से उसमें बातें कही गई थी, वो बताता था कि पूरी तरीके से सरकार इस मामले को कहीं रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। यूपीए 2 के कार्यकाल में भी सरकार लगातार इस बात का हवाला देती रही कि वो काला धन वापस लाने की कोशिश कर रही है, वापस लाने की जद्दोजहद में है, लेकिन वो नाम जो 26 नाम उसे हाथ लगे, वो भी सरकार ने अदालत को लिस्ट देने के बावजूद उजागर न करने की बात कही, क्योंकि बैंकों से उसका ऐसा करार हुआ है, इस बात की तस्दीक सरकार ने की थी।
और काला धन वापस नहीं आया तो नहीं आया। वैसे अब आज देश के सामने ये नाम आ सकते हैं। मंगलवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कालाधन छिपाने वालों 26 लोगों के नाम सामने रखे। इसमें सरकार ने कोर्ट में कहा कि 18 लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, 8 लोगों के खिलाफ कोई मामला नहीं बना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल की सुनवाई में सरकार से विदेशी बैंक्स में कालाधन रखने वालों के नाम का खुलासा करने को कहा था। जी मीडिया संवाददाता राजेश इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एसआईटी गठन की बात कही गई है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, साथ ही लिस्ट राम जेठमलानी को सौंप दी गई है, इसमें और अपडेट्स क्या हैं और किस तरीके से एसआईटी काम करेगी? देखिए, एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है, ये पूर्व जो जस्टिस है एमडी साहब, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है सरकार को कि सरकार अगले 3 हफ्ते में इस एसआईटी का नोटिफिकेशन जारी करेगी, यानी 3 हफ्ते के अंदर वो एसआईटी बना दी जाएगी, उसको नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा ताकि वो जांच पूरी कर सके। दूसरी जो लिस्ट है वो भी सरकार ने ये बोला है कि चूंकि इस केस में पिटिशनर जो है राम जेठमलानी, उन्होंने पिटिशन दायर किया था, उसी के आधार पर ब्लैक मनी की जांच हो रही है। तो वो पिटिशन की कॉपी जो है 26 नामों की सूची जो है वो अगले 3 दिन के अंदर सरकार को राम जेठमलानी को देनी होगी। और एसआईटी जब अपनी जांच रिपोर्ट देगी तब उस जांच रिपोर्ट से जो फ्यूचर की उस समय की सरकार होगी, क्योंकि ये सरकार तो खत्म हो रही, नई सरकार बनेगी, नई सरकार जो एसआईटी की रिपोर्ट पे फिर एक्शन लेगी कि क्या करना चाहिए ब्लैक मनी ऑफेंडर्स के प्रति, एक जनरल गाइडलाइन मांगेगी, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो। राम जेठमलानी ने क्या नाम घोषित किए हैं, कुछ बताया उस बारे में, कब तक करेंगे? देखिए, अभी नाम जेठमलानी को लिस्ट ही नहीं मिली है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये कहा गया कि अगले 3 दिन में वो लिस्ट देनी है। तो ऑब्वियसली जब वो नाम उन्हें मिलेगी तो वो लिस्ट पब्लिश की जाएगी और शायद वो जरूर करेंगे। लेकिन 18 लोगों, जो 26 लोगों की लिस्ट है, उनके नाम ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। बाकी के जो 8 बड़े नेता माने जा रहे हैं, पॉलिटिशियन माने जा रहे हैं, उस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। वो जब राम जेठमलानी के पास लिस्ट आएगी तब नाम ऊंचाई उजागर होंगे। राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से काले धन को लेकर के सरकार का रवैया रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आया है, हमारे दर्शकों को बताइए कि दरअसल किस तरीके के प्रयास हुए, क्योंकि यूपीए 1 में वादा था और यूपीए 2 खत्म हो गई, काला धन आया नहीं, न उस पर किसी तरीके की बात आगे बढ़ी। बिल्कुल, देखिए, ये जो लिस्ट है ये सरकार को जर्मन गवर्नमेंट से शायद 2007 में ही मिली थी। 2009 में जो है राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया था और 4 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस जो लिस्ट है ये 26 लोगों को इसको सार्वजनिक किया जाए, यानी पिटिशनर को इसकी लिस्ट की कॉपी दी जाए और एक एसआईटी बनाई जाए। लेकिन जुलाई 2011 से लेकर अब तक सरकार ने बिल्कुल। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस समय जी संगम के संपादक वासेंद्र मिश्र जी फोन लाइन पर हैं। वासेंद्र जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के मामले में न सिर्फ दखल दिया बल्कि पूरी एसआईटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी तय कर दिया और सरकार से कहा कि अब आप आगे की इस काम को आगे बढ़ाइए, ये क्या जताता है कि हमारे देश की सरकार क्या कर रही थी काले धन के मुद्दे पर? शेखर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि काले धन के मुद्दे को हम लोग अपने चैनल के माध्यम से पिछले लगभग 4 साल से लगातार उठाते रहे हैं और अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि किस तरह से काले धन के सवाल पर देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां अंदर से एक है और वो नहीं चाहती हैं कि काले धन के जमा करने के जो आरोपी हैं उनके नाम का खुलासा हो। और अनाधिकृत तौर पर जो जानकारी अलग अलग सोर्सेस से मिलती रही उससे लगता था कि काले धन के हमाम में सभी राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं और शायद यही कारण था कि जब कोर्ट का बार बार दबाव बढ़ता गया सरकार पर और पार्लियामेंट पर, तो बावजूद इसके कि उन नामों का उजागर किया जाए, यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार लगातार इसमें हिला हवाली करती रही और इसका क्रेडिट उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो कि पिछले एक लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस मामले की पैरवी कर रहे थे। काले धन के खिलाफ मुहिम चलाने वालों में देश के तमाम ऐसे रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं जो कि नौकरी में रहते हुए भी इस तरह के गलत कामों का विरोध करते रहे और नौकरी से रिटायर होने के बाद एक संगठन बनाकर इंडिया
रिजुविनेशन करके आईआर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। तो अब देखना है कि अब आने वाले समय में ये जो एसआईटी बनी है वो कितना जल्दी इस काम और इस जांच को अंजाम देती है। लेकिन एक बात तय है कि जिस समय एसआईटी की यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट और देश के सामने आएगी तो उस सूची में तमाम ऐसे सफेदपोश लोगों का नाम उजागर होगा जो कि अभी तक देश की जनता को गुमराह करते रहे हैं, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं। और बताया जाता है कि इसमें तमाम इंडियन कॉरपोरेट घराने भी शामिल हैं जो कि टैक्स चोरी करने के मकसद से अपने काली कमाई को विदेशों के बैंकों में जमा करते रहे हैं और मौजूदा सरकारों की साठगांठ के चलते उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती रही है। जी वासिन जी, एक चीज है कि 26 लोगों की लिस्ट सौंपी थी, सरकार ने कहा कि 18 के खिलाफ जांच चल रही है और 8 लोगों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये हाई प्रोफाइल नेता हैं जिनके नाम थे, तो इस लिहाज से देखें तो नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात की जो नेता नगरी है वो अपने आप को सेफर साइड रख रही है। ठीक है कि जो 18 नाम सामने आएंगे वो भी कम नहीं है। इसके अलावा जिस तरीके से इस यूपीए 2 के दौरान काले धन के मुद्दे पर सरकार ने एक ड्राफ्ट संसद में रखा था, उस ड्राफ्ट पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी, वो पूरी तरीके से मामले को डाइल्यूट करता था, कोई चीज निकाल कर नहीं दे रहा था। तो अब किस तरह की उम्मीद करें इस एसआईटी से हम? देखिए, मुझे लगता है कि अब ये मामला दबने वाला नहीं है और जब देश के वित्त मंत्री की कुर्सी पर मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी वे काबिज थे, तो उन्होंने अपने तरीके से भरसक इस पूरे मामले को लिपापोती करने की कोशिश की थी और उनके पहले भी जो भी देश का वित्त मंत्री रहा और देश का प्रधानमंत्री रहा वह काले धन के सवाल पर अपने अपने तरीके से कन्नी काटने की या तो कोशिश करता रहा और नहीं तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश करता रहा। लेकिन जिस तरह से काले धन के मामले को अदालत में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमारे देश के कुछ रिटायर्ड जजेज ब्यूरोक्रेट्स ने पैरवी की, शायद उसी का नतीजा है कि आज अंततः सुप्रीम कोर्ट को अपने स्तर से एसआईटी का गठन का निर्णय लेना पड़ा और उन एसआईटी में कौन लोग रहेंगे इसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर से कर दिया, वो भी सरकार पर नहीं छोड़ा। तो अब उम्मीद की जा रही है कि एसआईटी की तरफ से जब जांच शुरू होगी तो वे तमाम सफेद पोश बेनकाब होंगे जिनको बचाने में पूरी सरकारी मशीनरी एक लंबे अरसे से जुटी रही है। जी वासिन जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने देश में काला धन वापस लाने के लिए उन बैंकों से कहा कि हमारे टैक्स का पैसा आप हमें वापस कीजिए, अपने देश में जो पॉलिटिकल स्टेटस है, क्या हमारे देश की सरकार इस तरीके की कोई बात कर पाएगी, चाहे एसआईटी जिस तरह की भी जो उसकी जांच रिपोर्ट हो उसमें कितनी भी पॉजिटिव तरीके से वो चीजें सामने आए, क्या हमारी सरकार या हमारी नेताओं में वो दम है कि इस तरह से अपनी बात को रख पाए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? शेखर, मुझे लगता है कि अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं और आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले जो हालात थे देश में, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज काम कर रही थी, जिस तरह से सरकारी संस्थाएं काम कर रही थी, उनमें अब काफी बदलाव आ रहा है और आने वाले समय में और तेजी से बदलाव लाना होगा। तो अब बहुत सारी चीजें हैं जो कि सरकार के नियंत्रण के बाहर होने जा रही हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक लगातार अति संवेदनशील मामलों पर प्रोएक्टिव रोल प्ले करता रहा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो भी सरकार अब बनेगी 16 मई के बाद देश में, उसकी मजबूरी होगी कि वे इस तरह के सभी जो दबे हुए मामले हैं उनको सार्वजनिक करे। जो इस तरह के गलत और गोरख धंधे में लिप्त जो भी लोग हैं, चाहे वो कॉरपोरेट घराने हो या राजनेता हो या अधिकारी हो, उन सब का नाम देश की जनता के सामने रखे। तो अब हमको नहीं लगता है कि अब वह बहुत दिन तक इस तरह की चीजों को कोई भी संस्था या कोई भी सरकार अब पर्दा डाल कर रख पाएगी या उसको दबा पाएगी। बहुत शुक्रिया वासिन जी, अपना वक्त हमें देने के लिए, इस चर्चा के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।